जैसा कि आपको पता है कि हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीसी साहब भी यहाँ पे हैं, तो इसका मकसद जो है वो सिर्फ दो चीज़ों पे है। एक तो ये है कि लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए कि इस जो ये वायरस है कोविड-19 जो चल रहा है अभी, कैसे इससे बचा जाए। और लोगों से अपील भी यही है कि किस तरीके से अपने घरों में रहें। जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि किस तरीके से हम इस जो वायरस है इसकी स्प्रेडिंग को कैसे रोकें और ख़त्म करें, ताकि इसका ये साइकिल जो है वो टूटे। दूसरा इसमें मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे हमने जितने भी हमारे 7 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, तहसील्स हैं, उस लेवल पे हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं। और हमारी मेडिकल की टीम है, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं अदर डिपार्टमेंट्स के, उनको भी हमने डिप्लॉय किया है। मजिस्ट्रेट्स को भी डिप्लॉय किया है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है, जिसका मेन मकसद यही है कि लोगों को इस चीज़ के लिए समझाया जाए और लोगों की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जो है जो मूवमेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने जो भी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ यहाँ पे जैसे क्रिएट की हुई हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि किस तरीके से हम इस वायरस की स्प्रेडिंग को, इसके फैलने को मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें। तो हमारी जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 130 बेड की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करगिल में है। उसके साथ साथ हमारा जीएनएम स्कूल है, जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसकी कैपेसिटी हमारी अभी 50 है, जो फुली इक्विप्ड हैं, और जहाँ पे 24/7 जो है वो सर्विलेंस है, 24/7 मेडिकल की टीम है। किसी किस्म की अगर कोई अनफॉर्सिन या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हो जाए उसको हम कैसे डील करेंगे। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे होटल्स यहाँ पे हैं जिनको हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ क्रिएट किया है, और जहाँ पे जितने भी हमारे आने वाले, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हैं चाहे वो जम्मू से आ रहे हैं, तो उनको जो है वो 14 डेज़ के लिए हम क्वारंटीन करें, ताकि इसकी स्प्रेडिंग को मिनिमाइज़ करें। अब इसमें जो सबसे बड़ी मेरी गुजारिश है, मैं सीसी साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि किस तरीके से हम लोगों के ऊपर जो है वो एहतियात बरतें। और एहतियात बरतने का एक ही तरीका है कि कैसे हम अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी तौर पे बिल्कुल बाहर ना निकलें। छोटे छोटे एक्सक्यूज़ जो हम छोटी मतलब एक्सक्यूज़ को लेके हम रोड पे आते हैं, उसको बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस है कि जिसमें हर आदमी जो है वो इंडिविजुअल तौर पे रिस्पॉन्सिबल है। कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है कि जहाँ पे हम एक जगह से पब्लिक को उठा के दूसरी जगह रखें और वहाँ पे कोई इशू ना हो। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसे एसओपीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे जो हैं, उनका मकसद है कि किस तरीके से इनको रोका जाए, और उसके लिए उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी जगह पे मार्केट में अननेसेसरी भीड़ भाड़ ना करें, और हर आदमी को इस चीज़ के लिए जो समझना है, इस समय इस मौके पे हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपने ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाए। और जैसे आप भी यहाँ पे हैं, मैं आपके ज़रिए भी यही पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने घरों में रहें, बाहर गैर ज़रूरी तौर पे बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये कम्युनिटी लेवल पे एक बार स्प्रेड हो गई, फिर इसके बाद इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ये डिटेल्स जैसे मैंने बताई हैं, बाकी मैं सीसी साहब से अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पब्लिक के लिए मैसेज दें और हमारी फैसिलिटीज़ जो है उनके बारे में बताएं। जैसे कि अभी डीसी साहब ने आप लोगों को तफसीलन जो अरेंजमेंट्स वगैरह किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनके बारे में उन्होंने आपको डिटेल अभी तक बता दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आवाम, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के आवाम हैं, उनको अपील भी करता हूं और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि अभी तक जो उनका कोऑपरेशन हमें मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये काफ़ी सराहना है। और हम साथ साथ जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके भी मशकूर हैं कि वो जो एडवाइजरीज़ हैं उन पे वो लोगों को ये ताकीद कर रहे हैं कि उन पर फॉलो करने के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए, हमारे अपने आप के लिए, अगर आप सेफ हैं, अगर जितना आप इस पर ताउन करेंगे उतना ही आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली और आपके महल्ले पे इफेक्ट करता है। तो लिहाजा सबको ताउन करना जो है वो हम सबका इस वक्त फ़र्ज़ है। और हम सब इस वक्त जानते हैं कि ये एक दुनिया में किस तरह से ये फैल रहा है। इसका सिर्फ रोकने का एक ही तरीका है, वो है आपका सोशल डिस्टेंस, गैदरिंग नहीं करना है, एक दूसरे से दूर रहना है, और जो एडवाइजरीज़ हैं उस पर हमें अमल करना है। तो साथ जो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी सरबराही हमारे डीसी साहब कर रहे हैं, उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि किस तरीके से और कितना जल्दी उन्होंने इन चीज़ों पे एक्शन
एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लेके काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ इस बारी हम कामयाब हैं इंशाल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट। और साथ साथ हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल्स जो दिन रात काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। खासकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी एजेंसी इसमें काम कर रहे हैं, उन सबको हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि वो इस क्राइसिस में हमारे साथ खड़े हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs और हम बहुत ही मशहूर हैं, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जो हमारा बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर है, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि करोड़ों रुपया दें, कुछ भी ताउन इस चीज़ में देना जो कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं साथ साथ अपील करता हूँ जितने भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो NGOs हैं या हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी हमारी अपील है कि वो भी आगे आएँ, क्योंकि हम सब की लड़ाई और हम सब ने मिलकर लड़ना है। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हम सब जो है कामयाब हो जाएंगे। और साथ साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी सल्यूट करता हूं जो हमारे जम्मू से, दिल्ली से आ रहे हैं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें है कि अगर मैं सेफ हूँ तो मेरा फैमिली सेफ है और मेरा मोहल्ला सेफ है। अगर खुदा न खास्ता उनकी एक गलती की वजह से कुछ हुआ तो ये सारा उनके ऊपर एक ब्लेम रहेगा ज़िंदगी में। तो इसलिए हमारी गुजारिश भी है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी बाहर से आते हैं, वो कोऑपरेट करें, वो छुपाई नहीं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी यही है कि ये छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कुछ लोग, अभी आप लोग बाकी सिटीज़ में देख रहे होंगे कि वो अपना ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की वजह से कितना बड़ा एक ये हादसे हो रहे हैं। तो लिहाजा कोऑपरेशन जो है इसमें सबका चाहिए। हमारे जो स्क्रीनिंग पॉइंट्स रखें, आपका खंगराल में है, आपका इधर आपका संजक में है, वहाँ भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमारे लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा किसी को लेट भी हो जाता है, इसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और जैसे कि पहले ही एडवाइजरी दिया है कि जब तक न आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक आप लोग घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। और ये हफ्ता 10 दिन जो है ये बड़ा क्रूशल है। इसलिए इसमें हमारी गुजारिश है कि जितना हो सके आपने घरों में रहना है, क्योंकि ये अभी हम स्टेज 2 पे चल रहे हैं और स्टेज 3 को अगर जितना मुमकिन हो सके हमने रोकना है। स्टेज 3 जो हमें पता है ये आपका कम्युनिटी स्प्रेड है। अगर खुदा न खास्ता ये हमारे कम्युनिटी में आके ये फैल गया तो ये एक वबा की तरह होगा, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और यही स्टेज है जिसमें हम लगाम लगा सकते हैं। इसलिए सबों की कोऑपरेशन, जिसमें आपका मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, तो ये हमारी एक अपील है। और हमारे स्टूडेंट्स जो अभी इस वक्त दिल्ली में, जम्मू में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में जहाँ भी है, हमारी उनसे अपील है कि वो जहाँ है वहीं रहे। जितना वो वहाँ रहे, हमें पता है उनको तकलीफ़ें बहुत हैं, लेकिन जितना वो ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड करे उतना उनकी सेफ्टी है। जिसके लिए उनके मुश्किलात को हल करने के लिए हमने हर जगह जो है उनके लिए लेज़ान ऑफिसर्स, उनके मोबाइल नंबर्स दिए हैं। जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। DC साहब से भी मेरी बात हुई है, जो भी हमारे अभी जम्मू करगिल हाउस में हो, श्रीनगर करगिल हाउस में हो, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उनको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वो हमसे, DC साहब से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये डायरेक्ट बात करेंगे और कोई मुश्किलात हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारी एडवाइस स्टूडेंट्स से पर्टिकुलरली ये है कि वो ट्रैवल जो है टोटली अवॉइड करें जब तक ये लॉकडाउन है, क्योंकि उसी में उनकी सेफ्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते करगिल में मेडिकल, अगर हम फैसिलिटी की बात करें, किस तरह की फैसिलिटी है, खासकर प्रोटेक्शन गियर्स की बात करें, और आने वाले समय में किस तरह के इंतजाम देखने को मिलेंगे, खासकर मेडिकल फील्ड? देखो, इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ के लिए तैयार हो, क्योंकि ये एक नया वायरस है। इसके लिए अगर हम बात करें, इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हमारे सबसे बड़ा इक्विपमेंट हमारे पास वही है। अगर मिसाल के तौर पे मैं, जैसे आप लोगों की मदद से जो है हमने बहुत सारे लोगों को ट्रैक किया है। अगर इस तरीके की ट्रैकिंग रहेगी, इस तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको रहेगा, ये जो लॉकडाउन है इसके ऊपर अमल किया जाएगा, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इक्विपमेंट यही है। बाकी एक बार ये किसी बड़े लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे अगर ये स्प्रेड करता है तो फिर आप देखेंगे बड़े बड़े मुल्कों में जो है ये चीज़ें फेल हो गई। जैसे आप इटली में देखेंगे, आप ईरान में देखेंगे, आप फ्रांस के अंदर देखेंगे, स्पेन के अंदर देखेंगे, और सबसे पहले जो चाइना के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि जो इस स्प्रेड को रोक सके और बचा सके। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो बाकी हमने बाकी मुल्कों के या बाकी जगहों के जो एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, वो यही है कि इसमें जितना हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, कंट्रोल में रखने का मतलब ये है कि जितना आप अंदर रहेंगे, अननेसेसरी गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी आपके मोहल्ले में ऐसा आदमी आता है जो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपा रहा है या वो किसी तरीके से अपनी कोई भी चीज़ जो है वो बाहर बताना नहीं चाहता है, ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है।
अदरवाइज जो हमारी मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें नॉर्मल एक बंदा है उसको ये एक फ्लू की तरह है, और ये जैसे मैंने आपको बताता चलूं कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये तभी ही कम्युनिटी में फैलेगा जब आपका कनेक्शन, जब आपका लिंक बढ़ेगा उस आदमी के साथ जिसको आपको पता नहीं ये आदमी कहाँ से आया है, इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से रह के आया है। इस चीज़ पे जितना हम कंट्रोल करेंगे मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेडिकल इक्विपमेंट से 99% हमारा यही सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारा अंदर रहना है, लोगों से गैर ज़रूरी तौर पे नहीं मिलना है, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें नहीं जाना हमने बंद किया है, या जितना हो सके उसको अवॉइड करना, 99% यही है। मेडिकल फैसिलिटी का रोल सिर्फ 1% आता है व्हेन यू आर इन क्राइसिस, और जब एक बार कम्युनिटी लेवल पे ये स्प्रेड हो जाता है फिर एवरीथिंग इज फेल। तो इसीलिए हमारी आपसे यही अपील है कि मेडिकली जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, आप सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर देखेंगे तो मेडिकल स्टाफ इस समय फोर फ्रंट पे सबसे आगे है, उस आदमी को चेक कर रहा है, उसको देख रहा है। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इस समय वही है जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो अगर हम ये चीज़ें जो है अपने लेवल पे छुपाना शुरू कर देंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहा, सीधा वो हॉस्पिटल में जा रहा है, मुझे फीवर है जी, वो डॉक्टर को बता नहीं रहा, डॉक्टर उसको बोल रहा है कि चलो ठीक है ये टेबलेट ले, लेकिन आप देखेंगे वो उस डॉक्टर को इफेक्ट कर रहा है। फिर वो डॉक्टर जो है अपने पूरे हॉस्पिटल में जितना भी उसका स्टाफ है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। हमें ये इस चीज़ को जो है वो फुली तौर पे इक्विप करना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग, कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करना, जैसे सीसी साहब ने रिक्वेस्ट की पब्लिक से। उसके बाद जो है गैर ज़रूरी तौर पे नहीं निकलना है, अफवाहों के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, क्योंकि अफवाहें हर आदमी, अगर हम देखेंगे इस समय लॉकडाउन है, हर आदमी के तक जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक के तक नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 99% हमारे हेल्थ वर्कर या हमारा स्टाफ काम कर रहा है तो उसको हम मिट्टी में मिला दें। उसको हमें अफोर्ड करना है, और ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ हेल्थ वर्कर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज की डेट में हेल्थ वर्कर इन्फेक्टेड होगा तो सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज्ड कम्युनिटी वो हो जाएगी, तो हमारे पास टोटली वी विल बी क्रैश्ड, हमारे पास बचेगा क्या फिर। तो इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के ऊपर जो हमारी जो प्रिकॉशंस है इनके ऊपर ही हमने बिलीव करना है और इन्हीं को जो है वो पालन करना, ताकि हम सक्सेसफुल रहें। सर, सस्पेक्टेड पेशेंट्स पे ट्रैकिंग किस हिसाब से, और अभी जो 2 केसेस हैं कारगिल से, उनकी कंडीशन क्या है? और सर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गए, जिस तरह से वो फीमेल की जो एंट्री है सांको में अननोटिस हुई, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या लवाजिमात वगैरह इस पे इन्वेस्टिगेशन हो? देखो, इसमें क्या है कि इस समय क्राइसिस है, इस समय हमें किसी को कसूरवार ठहराना या ना कसूरवार ठहराना इस समय ये ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत ये है कि आदमी ने, हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो कि वो स्प्रेड, कोई भी आदमी जो है बीमारी नहीं फैलाना चाहता, या अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मुझे उससे इन्फेक्शन हो। आप भी अगर बैठें तो हम में से भी कोई नहीं चाहता कि उसमें इन्फेक्शन, अब उसमें कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही शायद अनजाने में हो गई, इग्नोरेंस में हो गई, तो उसकी वजह से। लेकिन अभी जो ऊपर वाले का शुक्र है कि वो दोनों जो भी पेशेंट हमारे जो पॉजिटिव हैं वो मतलब एसिम्टोमेटिक, उनके ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कंप्लीट सर्विलेंस के ऊपर है 24/7। और जो दूसरे बाकी पेशेंट हमने आइसोलेशन में डाले हैं जिनके सिम्टम्स हैं वो सारे नेगेटिव हैं, दे आर नॉट कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। लेकिन सारे उसमें से एक जो ओल्ड एज हमारी लेडी है, सांको की ही है, वो जो है वो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से रिकवर कर गई है। लेकिन हम पूरे SOPs, मेडिकल जो गाइडलाइन है, मेडिकल इंस्ट्रक्शंस जो है, जो डॉक्टर्स बैठ के टीम डिसाइड करेगी, उसके बेसिस पे एज पर प्रॉपर प्रोटोकॉल ही उनको जो है वो वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा या कोई नया एक्शन जो है वो लिया जाएगा। सर, इस सिंध में एसेंशियल कमोडिटीज़ की क्या इंतजाम है? अगर खासकर हम कंटेनमेंट एरिया की बात करें तो वहाँ के लोगों के, और खासकर रूरल एरियाज में फार्मिंग सीजन सभी शुरू होने वाले हैं, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की क्या इंतजाम है? क्या ऑफिशियली ज़िला इंतजामिया की जानिब से जोजिला से क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ लाए जाएंगे? देखो, अभी तक तो हमारे, जैसे आपको पता है कि इस बार जोजिला 1 महीना पहले खुला है, तो हम नॉर्मल तरीके पे भी हर साल के लिए जो है वो मिड मई तक जो है अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके चलते हैं। बाज़ार में किसी किस्म की कोई एसेंशियल कमोडिटी की ज़रूरत नहीं है। अब कोई अगर लग्जरी किसी में कोई कमी है तो मुझे लगता है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी बहुत सारी जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो डिक्लेयर की हैं। जैसे राशन है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं, PHC का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, MC का है हमारा, और उसके बाद जो हमारा दूसरे जो मजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी हैं, ये चीज़ें एसेंशियल हैं। इस समय हमें सिर्फ एसेंशियल्स के ऊपर ध्यान रहना है।
ना कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना कि जनाब मेरे घर में आज बासमती राइस नहीं है। तो राइस अगर मान लो दूसरा भी होगा तो उससे आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर ये वायरस कम्युनिटी लेवल पे फैल गया तो फिर उसमें मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, जैसे आपने ये बताया कि जैसे फार्मिंग सीजन है, तो सबसे पहली बात है जान। अगर जान बचेगी तो फार्मिंग करेंगे, अगर नहीं बचेगी तो फिर आप भी जानते हैं। तो इसलिए इस पे भी आपको एहतियात रखना। जैसे पहले हम ग्रुप बना के जो है फार्मिंग करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उसको भी आप पार्ट में, क्योंकि जान बचाना बहुत ज़रूरी है ना इस समय। कोई भी आदमी जो है, अगर किसी को, अगर आप हिसाब लगाएंगे कि 10 दिन कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है, 10 दिन वो पानी की वजह से भी नहीं मरता है, लेकिन अगर उसको वायरस हो गया तो वो 1 हफ्ते से ज़्यादा ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा किसी को। तो अब इस चीज़ को हमने प्रायोरिटाइज करना है कि किस तरीके से बीमारी को रोकना है। अगर घर में दाल चावल है, मेरे घर में भी अगर आप देख रहे हैं जैसे पब्लिक के साथ है वही मेरे घर में भी है। मेरे घर के लिए कोई भी चॉपर नहीं लगा कि स्पेशल मेरे लिए बाहर से सब्जी आती है या एसेंशियल कमोडिटी आती है। जो अवेलेबल पब्लिक को है मेरे लिए भी वही है, इवन सीसी साहब के लिए भी वही है। तो इसलिए हमें दाल चावल, मैं भी घर में पिछले 5 दिन से दाल चावल खा रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें ये है कि ये जो चेन है इसको ब्रेक करना है। अगर इस चेन को ब्रेक करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर दावतें तो होती रहेंगी। सर, और एक चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो जवार वहाँ पे ईरान में फंसा हुआ है, उनको एविकेट करने के बाद हमारा इंतजामिया क्या यहाँ पे फैसिलिटीज करना है उनको, मतलब एक डर सा है अभी माहौल में, या वो लोग इधर आएगा तो माहौल में क्या ये मैं सीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं। इसमें ऐसा है आपका, जो हमारे जवार जो अभी आने वाले हैं आपका, उनका इंशाल्लाह हमें कोई खौफ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे ट्रेस्ड हैं और सबको पता है कि उनको कब आना है, कैसे आना है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उनको कहाँ से एविकेट करना है और कहाँ पे क्वारंटाइन। जैसे कि हमारा एक ग्रुप अभी गाजियाबाद में है, एक ग्रुप हमारा इधर जैसलमेर में है, तो उनको प्रॉपरली मेडिकल केयर और क्वारंटाइन पीरियड सारा होने के बाद यहाँ आएगा और वो बिल्कुल हमारे नज़रों में होगा। और जैसे वहाँ से रिकमेंडेशन होगा यहाँ पे कि इनको मजीद क्या करने की ज़रूरत है और क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस में रखने की ज़रूरत है, वो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरी हमें ये है कि जो हमारे बीच में निकल गए थे एक ग्रुप, तो उसके लिए अभी जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो अभी कुछ लोग बीच में आ गए, आपका ट्रैवल हिस्ट्री के वगैरह है, अभी हमारा सबका जो नज़रें हैं वो उनके ऊपर है और माशाल्लाह अभी काफ़ी हद तक हमने उनको ट्रेस कर लिया है। जिसको सर्वेलेंस में, जिनको क्वारंटाइन में डालना है वो हमने डाला हुआ है। तो हमारी यही अपील है कि उन जो हमारे ज़ायरीन वहाँ से आ रहे हैं, बहुत से लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं कि उनका क्या होगा जब 700 लोग यहाँ आएंगे, आप क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह उसमें कोई खौफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो हमारे नज़रों में है। उनको जो मेडिकल फैसिलिटी देना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी दिया होगा और जो रिकमेंडेशन वहाँ से हमें आएगा हम उसी हिसाब से उनके ऊपर काम करेंगे। उनके आने का प्रोसीजर में अभी आपकी मुलाकात हुई तो इसमें तेजी लाने पे क्या बात हो रही है? उसमें ऐसा है आपका, देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि जब हम इस वक्त एक पैनिक ये हुआ था कि हमारे कुछ केसेस वहाँ पे पॉजिटिव आए, उसके बाद था कि वो लोग सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स रखे हुए थे। तो उस वक्त हमने जब हम हमारी डेलीगेशन यहाँ से गई, वहाँ पे जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से मिले, तो हमने उनको ये कहा था कि पहले आप इनको जो है सेग्रीगेट कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो अभी फॉर्चुनेटली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उनको जो है अपने जो होटलों में जहाँ वो रुके हुए थे या जिन सराय में थे उनको रुके हुए थे, उनको सबको निकाला है वहाँ से। उनको अलग अलग बिल्डिंग्स में, जो मेरी बात है, उनको तकरीबन 4 होटल्स में उनको रखा गया है। तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी अभी आप लोग देख रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो अभी मतलब वो लोग जो वहाँ पे हैं, अब एविकेशन का सिलसिला जो है मुझे लगता है शायद आज रात से शुरू होगा, जो हमें कहा गया है आपका। अगर नहीं भी थोड़ा लेट भी हुआ तो, लेकिन अभी वो लोग बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हैं। जो उनको वहाँ पे जो एकोमोडेशन वगैरह वो भी मिल रहा है और उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उनका एविकेशन भी जल्दी होगा और उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली हो रहा है अभी। सर, जो 2 पॉजिटिव केसेस करगिल में है, उनका ओरिजिन का क्या स्टेटस है और जो दोनों है उनका ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से नहीं है? नहीं, इसमें देखें कि जो दोनों हैं वो उनकी फैमिली में ट्रैवल हिस्ट्री है कि वो ईरान से आए हैं। तो उस ट्रैवल हिस्ट्री में क्या है कि जैसे बहुत बार कभी कभार जो ये मेडिकल साइंस है भाई, वायरल लोड जब ज़्यादा होगा तो तब पॉजिटिव होगा, अगर वायरल लोड कम है तो चांसेस हैं कि वो नेगेटिव आ जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से ही इन्फेक्टेड हुए। सर, इन केस जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स है, अगर उनका कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ आने का, तो ऐसा कोई प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अभी तक कोई स्टूडेंट्स को वहीं पे रखने की तलकीन दी जाएगी कि यहाँ? अभी तक जो हमने उनको रिक्वेस्ट किया सारे स्टूडेंट्स को, और ऑलमोस्ट वो लोग इस वक्त मुतमईन भी है अपनी जगह
हमने उनको अपील भी किया है कि वो जहाँ पे हैं वहीं रहें, वहीं पर वो लोग सेफ हैं। जितना वो लोग ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे उतना उनकी सेफ्टी के लिए ख़तरा है, तो वो लोग मान गए हैं। और उनके जो कुछ इश्यूज़ थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक उनको सॉल्व भी किया है। और हमने हर जगह लाइजन ऑफिसर्स भी तैनात किए, उनके साथ वो राबते में भी है। उनके बैठने का, जो बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स जो जम्मू में बाहर से आए हैं, मिसाल बनारस से आए, कोई भोपाल से हैं, वो करगिल हाउस में हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे इंस्ट्रक्शन भी है कि उनका प्रॉपरली केयर किया जाएगा। इसी तरह श्रीनगर में भी है और दिल्ली में भी है। तो मुझे लगता है कि उनको अभी तक एविकेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉकडाउन है। और जितना अगर वो लोग ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो उतना उनके लिए ख़तरा भी है। तो आपके माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि वो लोग फ़िलहाल जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला है तब तक वो जहाँ हैं वहीं पे रहें। सर मार्केट में अभी जो लोगों को ज़रूरियात, जैसा अद्वियात हो या कुछ ज़रूरियात की चीज़ लेना हो, तो कैसे जाऊँ सर? पब्लिक मतलब हर फर्द, घर से एक फर्द को वहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए क्या सुविधा है? उसमें सुविधा यही है कि अगर कोई एक आदमी, हमने जितने भी मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, नाकाज पे, तो हमने उनको ये बोला है कि अगर कोई एक आदमी एक गाड़ी के अंदर जो है वो अपनी एसेंशियल कमोडिटी लेने जा रहा है तो वो अलाउड है। अगर वो गाड़ी पूरी भर के लेके जा रहा है तो उसमें अलाउड नहीं। दूसरी बात ये है कि गैर ज़रूरी तरीके से निकले। अगर किसी को सिर को दर्द है तो उसकी टैबलेट के लिए कि वो बाज़ार आ जाएगा, तो फिर हमारा जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। सिर के दर्द की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर देखा जाए तो हर आदमी को जो है वो सिर को दर्द होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसके लिए नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इमरजेंसी कि जिसका डॉक्टर के बिना कोई इलाज नहीं हो सकता है, तब तक जो है वो बाहर ना निकले। बाकी छोटी मोटी सर्विसेज जितनी भी हैं, हम जैसे हमने सांखू कंटेनमेंट के एरिया के अंदर, वहाँ तो कम्प्लीटली लॉकडाउन है, तो वहाँ हम जो है अपनी जो राशन की गाड़ियाँ हैं उनको, वैन्स को या उन टाटा मोबाइल्स को जो है वो हम रन करते हैं, और वो हर घर में जाके जिसको जो सामान चाहिए वो ले लेता है। सर संको से आगे जो पानीखर एरिया का जो तेसु इलाके के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसा हुआ है, वो कल हमारे न्यूज़ को भी फोन आया सर, उनको राशन पानी का दिक्कत है, एक कमरे में 10-10 लोग बैठा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, इससे पहले भी ये ऐसे ही लोग यहाँ रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने लॉकडाउन किया तो ये लोग यहाँ पे रहेंगे। इस प्रोसेस को हमने जो है, अगर मान लो छोटी मोटी चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी तकलीफ उठानी है, तो मुझे लगता है अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उठाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस आज की डेट में अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम फोर फ्रंट पे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इतना जोखम अगर हम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को एक गैर ज़रूरी चीज़ के लिए बाहर निकलना या फ़ोन करना, मुझे लगता है इसको जो है वो नहीं करना चाहिए, और इसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि किस तरीके से। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए की जा रही है, इसमें किसी का कोई ज़ाती जो है वो मफाद या इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग अपने होटल्स क्वारंटाइन के लिए दे रहे हैं, कुछ अदर तरीक़ों से इमदाद करें, तो डोनेशन दे रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस कदम को? ये तो इस समय मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ यही है, जब कम्युनिटी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर क्राइसिस नहीं रहता है। और जैसे हमारे IKMT जो ट्रस्ट है वो है, ISK के जो है वो है, या हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब मिलके, इवन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जो इस चीज़ के लिए जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करके सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं क्राइसिस में है, या हमारे पास किसी फंड्स की कमी है या इक्विपमेंट्स की कमी है। ये सिर्फ ये चीज़ जो है दर्शाती है, या ये चीज़ शो करता है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी जो है वो इससे अवेयर हो गई है, और किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रही है, लोगों में अवेयरनेस दे रही है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नीड ऑफ द आवर है, और जैसे वो सामने आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी और सबसे बेहतर चीज़ है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.